अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन टू स्टडी कॉर्नर। सो हमारा जो एक रिमेनिंग चैप्टर था सपोर्ट एंड मूवमेंट का, ठीक है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एमडीकेट सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एमडीकेट का फर्स्ट हम देख लेते हैं। एमडीकेट का जो है हमारे पास कोर्स कंटेंट है वो क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई और टॉपिक इस चैप्टर के अलावा आपको समझ में नहीं आया है तो वो आप बताएं, उस पे भी इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। अच्छा, तो इस हिसाब से हमारा जो एमडीके के कोर्स के हिसाब से हमारे जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स वो है फर्स्ट कार्टिलेज और उसके टाइप हम डिस्कस करेंगे, मसल और उसके टाइप डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा स्केलेटल मसल्स जो है उसकी स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स या नॉर्मली मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, जॉइंट और उसकी डिजीज अर्थराइटिस, उसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा, वैसे सपोर्ट एंड मूवमेंट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट एंड मूवमेंट का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी जिस्म है उसको सपोर्ट की नीड होती है किसी भी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के दौरान, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ है वो है, हम यही कह सकते हैं एक वर्ड के अंदर, वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे पास एक तो बोन आ जाता है जिसको हम हार्ड कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं, और दूसरा जो है हमारे पास कार्टिलेज आता है जिसको हम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू का नाम देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली बॉन्ड जो है बल्कि हम कहेंगे फॉर्चुनेटली, बॉन्ड जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर प्रेजेंट नहीं है, एमडीकेट के सिलेबस के अंदर, लेकिन कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है। तो हम फर्स्ट जो है कार्टिलेज ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो कार्टिलेज किसको कहते हैं? बेसिकली कार्टिलेज और बोन और ब्लड, ये सारे जो टेंडोन, ये कनेक्टिव टिश्यू के ही टाइप हैं, उसके ही मेंबर हैं। तो बोन जो है हमारे पास सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। बोन क्या है हमारे पास? सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि सराउंड होती है एक लेयर से। उस लेयर का नाम क्या है? पेरिकार्डियम, सॉरी पेरिकॉन्ड्रियम नाम है, ठीक है। पेरिकार्डियम जो होगा वो हार्ट का हो जाएगा, पेरिकॉन्ड्रियम कहेंगे, ठीक है। एक लेयर से सराउंडेड होता है, यानी इसकी आउटर कवरिंग की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो कार्टिलेज है ये सपोर्टिंग पार्ट है एंडोस्केलेटन का। एंडोस्केलेटन का मतलब क्या है कि ये जो बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर हड्डियों का जो फ्रेम मौजूद है, इसको हम एंडोस्केलेटन का नाम दे रहे हैं क्योंकि ये बॉडी के अंदर है, तो हम एंडोस्केलेटन बोलेंगे, ठीक है। तो ये सपोर्टिंग पार्ट है एंडोस्केलेटन का, और हम इसको प्रीक्यूर्सर्स ऑफ बोन कहेंगे डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर। अब इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब है कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर जो है इमीडिएटली यहाँ जो है शुरुआती तौर पे बोन के सेल नहीं बनते, ठीक है। पहले जो है वो क्या बनते हैं? कार्टिलेज के सेल बनते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट बनते हैं, सॉफ्ट सेल बनते हैं। उस कॉन्ड्रियोसाइट से फिर बाद में जो है ओस्टियोसाइट बन जाते हैं, यानी ऑस्टियोसाइट का मतलब है बोन के सेल, मैच्योर बोन सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा डेवलप कर रहा है तो उसके अंदर क्या बनेंगे? यानी कार्टिलेजिनियस बोन बनेगी, सॉफ्ट बोन बनेगी, उसके बाद वो क्या हो जाती है? रिप्लेस्ड हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है हार्ड बोन के अंदर। इसी वजह से हम इसको प्रीक्यूर्सर्स बोलेंगे बोन का, एम्ब्रियो की स्टेज के दौरान। अच्छा, उसके बाद हम बोलेंगे कि ये इलास्टिक है बट रिजिड है, यानी ये इलास्टिक तो होगा क्योंकि इसके अंदर कोलाजन फाइबर्स जो मौजूद हैं उसकी वजह से ये इलास्टिक है, लेकिन ये ना रिजिड है। रिजिड का मतलब है कि एक किस्म की जो है ना सख्त स्ट्रक्चर होती है जो कि जल्दी ब्रेक नहीं होती, ठीक है। जिसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी या इतनी ही मजबूत होगी, जल्दी नहीं टूटेगी, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, इलास्टिसिटी लानी है। अच्छा, तो हम कहेंगे कि ये इलास्टिक है बट रिजिड, हैविंग सिंगल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज कॉन्ट्रियोसाइट। जबकि हम बोन के अंदर अगर हम देखेंगे तो बोन के अंदर 3 टाइप के सेल मौजूद होते हैं। बोन जो है 3 टाइप के सेल का बना होता है। हमारे पास बोन के जो है वो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, और मैच्योर बोन सेल होते हैं जिसको हम ओस्टियोसाइट का नाम देते हैं। लेकिन इस कार्टिलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट ही मौजूद होते हैं, एक ही किस्म के सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कहेंगे कि ये जो कार्टिलेज है ये ऐसा हमारे पास जो है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, जो जो न्यूट्रिशन जो ऑब्टेन करता है वो कहाँ से ऑब्टेन करता है? वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है अपने सराउंडिंग टिश्यूज से, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये ऑब्टेन करता है, अच्छा, कॉन्ड्रियोसाइट जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन
उसके सराउंडिंग टिश्यूज से। अच्छा, ऐसा क्यों है, ये सराउंडिंग टिश्यू से न्यूट्रिशन क्यों ऑब्टेन कर रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि ये जो हमारे पास कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि बोन से डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है? कार्टिलेज के अंदर अगर हम देखेंगे तो कार्टिलेज के अंदर जो है वो ब्लड वीजल्स या ब्लड का जो है सप्लाई भी नहीं होता। कार्टिलेज ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रॉपर जो ब्लड वीजल्स वो मौजूद नहीं है, यानी ब्लड का सप्लाई, डायरेक्ट ब्लड का सप्लाई नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे कि इसके अंदर नर्व भी नहीं जाती, तब इसी वजह से हमारे बोन के सराउंडिंग में कार्टिलेज होती है और हमारी बोन एक दूसरे से जो है वो अटैच भी होती हैं, तब भी हमें जो है कोई दर्द या पेन फील नहीं होता। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर कोई भी नर्व नहीं है जो कि सेंसेशन वाला सीन पैदा करे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नो बोन मेरो लाइक कैविटी। इस कार्टिलेज वाली स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी बोन मेरो लाइक कैविटी नहीं होती है। अगर हम बोन को देखेंगे तो बोन के अंदर इनर साइड पे एक किस्म की कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, बोन मेरो का नाम देते हैं। लेकिन कार्टिलेज के अंदर ऐसी कोई भी कैविटी मौजूद नहीं होती। इसी वजह से हम कहेंगे कि कार्टिलेज के ऊपर डिपोजिशन भी नहीं होती। बोन के ऊपर जो है कैल्शियम फास्फेट की जो है ना बहुत सारी डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से बोन जो है ना हार्ड बन जाती है। लेकिन ये वाले जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, यानी कार्टिलेज जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये हार्ड नहीं होता। हम पहले भी डिस्कस करके आए, ये सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डिपोजिशन नहीं होती। अब देखें, इसको डायरेक्ट सप्लाई नहीं है ब्लड वीजल्स का या सप्लाई ब्लड का नहीं है, तो इनके अंदर जो हीलिंग वाला प्रोसेस होगा वो या तो होगा ही नहीं, मतलब बहुत ही कम होगा, रिड्यूस फॉर्म में होगा, और रीशेपिंग वाला प्रोसेस भी बहुत ही कम होगा। रीशेपिंग का मतलब है कि एक बार अगर कार्टिलेज टूट जाता है तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर ले। ये वाला प्रोसेस या तो हम कहेंगे कि नहीं होगा, अगर होगा भी तो हम कहेंगे बहुत ही स्लो होगा, बहुत ही स्लो। दूसरे जो हमारे बॉडी के जो टिश्यू हैं उनके कंपैरिजन के अंदर यहाँ पे जो ग्रोथ होगी या रिपेयरमेंट का जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही क्या होगा, स्लो होगा। इसका रीज़न क्या है कि इसके ऊपर जो है ना डायरेक्ट ब्लड का सप्लाई नहीं है। अच्छा, तो इसी वजह से हमने कहा कि भाई इसके पास डायरेक्ट ब्लड का सप्लाई होता ही नहीं है, तो फिर ये न्यूट्रिशन कहाँ से गेन करते हैं? जो बोन के सराउंडिंग सेल है, फॉर सपोज ये बोन है हमारे पास, ठीक है, तो इस बोन के ऊपर जो है हमारे पास जो कार्टिलेज है वो इसी बोन से क्या करेगा, अपना फूड और न्यूट्रिशन वगैरह ऑब्टेन करेगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्टिलेज को नोरिश कौन करता है, तो आप कहेंगे सिंपली सराउंडिंग सेल। अगर उसके अलावा बोन आ रहा है तो भी ठीक रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इनिशिएटेड बाय कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स लोकेटेड इन आउटर कवरिंग ऑफ बोन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक बोन है। ठीक है, बोन के आउटर सरफेस पे ही मोस्टली जो है ये वाले जो कार्टिलेज है उसकी फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे हमारे पास कार्टिलेज बनना स्टार्ट हो रहा है। अब बोन का ये वाला जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस पे बेसिकली एक सेल मौजूद होते हैं जिसको हम कॉन्ड्रियोब्लास्ट का नाम दे रहे हैं। कॉन्ड्रियोब्लास्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट का मतलब होता है बोन फार्मिंग सेल। ये क्या होते हैं? बेसिकली बोन फार्मिंग सेल होते हैं। सॉरी, बोन नहीं, हम बोलेंगे कार्टिलेज फार्मिंग सेल। बोन फार्मिंग जो होंगे उनको हम क्या नाम देंगे? उनको हम ऑस्टियोब्लास्ट का नाम देंगे। ठीक है, तो ये वाले सेल जो है बोन के आउटर सरफेस पे मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सेल जो हैं आगे जाके मैच्योर हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? कॉन्ड्रियोसाइट के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि जो कार्टिलेज के सेल हैं वो कौन से सेल हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट हैं या कॉन्ड्रियोसाइट हैं, तो हम हमेशा यही कहेंगे कि कार्टिलेज के जो लिविंग सेल हैं उसको हम कॉन्ड्रियोसाइट का ही नाम देंगे। यही टाइप है जो कि मैच्योर कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ये तो इसी की इनिशियल स्टेज है जब ये बन रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम बोलेंगे ये कार्टिलेज फार्मिंग सेल है। बाद में जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो हम इसको कॉन्ड्रियोसाइट बोलेंगे। ठीक है, तो जो कार्टिलेज के सेल हैं वो कॉन्ड्रियोसाइट है। अच्छा, उसके बाद कॉन्ड्रियोसाइट्स लोकेटेड इन लैक्यूना इन अ कार्टिलेज एंड सीक्रिएट फिल्म मैट्रिक्स। अच्छा, अब जैसे हम बोन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि बोन के सेल जो हैं एक पाउच टाइप स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं? लोकेटेड होते हैं, ओस्टियोसाइट। इसी तरीके से हमारे पास ये जो कॉन्ड्रियोसाइट है ये भी अपने सराउंडिंग में एक फ्लूइड सीक्रेट करते हैं और खुद एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं? उसको हम लैक्यूना का नाम दे रहे हैं। और उस ये सेल क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं एक फिल्म लाइक स्ट्रक्चर या फाइबर सीक्रेट करते हैं जिसको हम कोलाजन फाइबर बोल रहे हैं। जो प्रोटीन के फाइबर हैं, प्रोटीन के धागे हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अगर हम कहेंगे एनिमल की बॉडी के अंदर तो वो कौन सा होगा? कोलाजन होगा। या ह्यूमन की बॉडी के अंदर तो हम क्या कहेंगे? कोलाजन होगा। ठीक है, अगर पूरी यूनिवर्स के हिसाब से अगर हम मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कहेंगे तो वो हमें पता है रुपीस को एंजाइम को बोला जाता है। ठीक है,
लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी के हिसाब से अगर सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो प्रोटीन है वो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, वो हम कोलाजिन को कहेंगे, ठीक है, जो कि बोन वाले इनका इसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्केलेटन के अंदर। अच्छा, तो हम कहेंगे chondrocytes located in lacuna in cartilage and secrete film matrix which is gel like mixture containing collagen, proteoglycan and other non collagenous proteins। इसमें दूसरे भी नॉन कोलाजिनियस प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं कोलाजिन के साथ साथ। अच्छा, उसके बाद हम कहेंगे कि कुछ पॉइंट हैं जो कि बोन से डिफरेंट है कार्टिलेज के अंदर। वैसे बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस प्रेजेंट है, वो डिफरेंस हम देख रहे हैं, ठीक है। नो ब्लड सेल प्रोडक्शन, जबकि बोन के अंदर, बोन के मेरो के अंदर जो है ना ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है, लेकिन इसके अंदर जो है ब्लड के सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी, और इसके ऊपर कैल्सिफिकेशन भी नहीं होती है। मैंने पहले ही बताया कि इसके ऊपर जो है ना वो मिनरल्स की डिपोजिशन नहीं होती, तो कैल्सिफिकेशन वाला प्रोसेस या ओसिफिकेशन वाला प्रोसेस में नहीं होता। कंटेंट्स मोर वाटर, ये बोन के सेल की कंपैरिजन के अंदर इस कार्टिलेज के अंदर बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है। इनके सेल के अंदर हम बोलेंगे ऑलमोस्ट 80% वाटर होता है बोन कार्टिलेज वाले सेल के अंदर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या है और इसके जो मेजर टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम देख रहे हैं इसके फंक्शन कि भाई कार्टिलेज के क्या काम हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले यही बोलेंगे कि जो एम्ब्रियो के अंदर सेल बन रहे होते हैं वही सेल बाद में कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, बोन के अंदर। तो हम इसी वजह से हम इसको बोलेंगे प्रीक्योर्सर्स टू बोन्स इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के दौरान जो है ये बनते हैं और उसके बाद ये बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम बोलेंगे कि ये स्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटन का मेन पार्ट है, और स्केलेटन के अंदर इसका क्या काम है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, अगर ये कार्टिलेज बीच में नहीं होते, इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो कि कार्टिलेज की बनी होती है वो अगर नहीं होती, तो हम सिर्फ क्या होते, मतलब इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट होते, ठीक है। हमारे इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है ना वो इलास्टिसिटी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंप्रेसिव फोर्सेस एंड वेट बियरिंग स्ट्रेसेस ड्यूरिंग मूवमेंट, जब हम मूव करते हैं तो हमारी बॉडी का जो वेट है, जो हमारी जो लेग्स वाली जो बोन है उसके ऊपर आता है, तो इसके दौरान जो है हो सकता है बोन के अंदर जो है फ्रैक्चर हो जाए या बोन एक दूसरे के साथ स्लाइड करें, उसके दौरान ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम ओवरऑल यही कहेंगे कि भाई ये बोन के बीच में जो फ्रैक्शन होता है उस फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसके जो टाइप्स हैं कुछ, अच्छा इसके हवाले से मैं टाइप्स के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि लास्ट पोर्शन के अंदर मैं आपको दूंगा इस वीडियो के लास्ट पोर्शन के अंदर, तो उसके आप जवाब कमेंट सेक्शन में दे देना। ओके, तो इसके टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स जो हैं कार्टिलेज के, वो हमारे पास 3 टाइप मौजूद हैं कार्टिलेज के। एक हमारे पास है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा है फाइब्रो कार्टिलेज, तीसरा है इलास्टिक कार्टिलेज। तो हम देखते हैं क्या है इसका मतलब, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज जो है मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब है कि ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो टाइप कार्टिलेज का है वो कौन सा है, वो हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज है। उसके बाद हम कहेंगे कि ये लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक का मतलब है कि इसके अंदर जो कोलाजिन की प्रोटीन है, कोलाजिन के जो फाइबर हैं वो क्या होंगे, कम होंगे, जिसकी वजह से ये क्या होता है, कम इलास्टिक होता है। और हम देखेंगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। मेन जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये है कि मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि मोस्ट फ्लेक्सिबल कौन सा है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। मोस्ट हार्ड कौन सा है, ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट तो हमारे पास हो गया हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, जो कि लेस इलास्टिक है। अब हम देखेंगे कि ये प्रेजेंट कहाँ पे, ये भाई प्रेजेंट होता है लॉन्ग बोन की जो एंड वाली पॉइंट होती है, टर्मिनल रीजन्स जो होते हैं, जैसे कि हमारी फीमर की बोन हो गई, ठीक है, हमारे जो ये अल्ना रेडियस हो गई, ठीक है। इन बोन के जो एंड वाली पॉइंट होती है, उन एंड वाली पॉइंट के ऊपर ये कार्टिलेज क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके अलावा रिब्स और स्टर्नम के बीच में, रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो कि रिबकेज बना रहे हैं, उसके बीच में भी कार्टिलेज मौजूद होता है जिसको हम इंटर जो है क्या नाम देंगे, कोस्टल कार्टिलेज का नाम देंगे, कोस्टल कार्टिलेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कोस्टल कार्टिलेज किसका एग्जाम्पल है, तो हम कहेंगे कि हाइलिन कार्टिलेज का। कोस्टल कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम बोलेंगे रिब्स और स्टर्नम के बीच में। यहाँ हमारे पास ऑप्शन होगा रिब केज, तो रिब केज भी सही होगा, रिब्स और स्टर्नम भी सही होगा, और हाइलिन कार्टिलेज का ये टाइप है, ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज। उसके बाद हमारा जो नोज़ है,
इसकी टिप पे भी जो कार्टिलेज होता है वो कौन सा होता है, वो भी हाइलिन कार्टिलेज ही होता है। ओके, अब हमारे पास सेकेंड जो टाइप है वो है फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइब्रो कार्टिलेज किसको बोलते हैं। ये हम बोलेंगे कि हार्डेस्ट है अमंग ऑल टाइप्स। जो भी हम 3 टाइप पढ़ रहे हैं, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज, इनमें से जो सबसे ज़्यादा हार्ड है वो कौन सा है, वो है हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज के लिए हमने बोला था कि ये मोस्ट अबंडेंट है। फाइब्रो कार्टिलेज के लिए हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, हार्डेस्ट है सबके अंदर। ठीक है, ये थिक होता है क्योंकि इसके अंदर कोलेजन के फाइबर जो हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये थिक है तो हम कहेंगे कि ये वेरी लेस इलास्टिक होगा। क्या होगा, बहुत ही कम इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है थिकनेस की वजह से। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है वर्टिब्रे के बीच में। जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन है, कितनी बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, 26। ठीक है, तो उसके उसके बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हम जो नाम दे रहे हैं, वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क बेसिकली एक किस्म का क्या है, कार्टिलेज है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, कार्टिलेज है। कौन सा, फाइब्रो कार्टिलेज। तो ऐसा सवाल जो है इनडायरेक्टली भी आ सकता है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क कौन सा कार्टिलेज है, तो हम बोलेंगे फाइब्रो कार्टिलेज। और नी जॉइंट के अंदर भी जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो भी फाइब्रो कार्टिलेज है। पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर जो कार्टिलेज प्रेजेंट है, जो कि बोन की मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, यहाँ उसके बीच में जो बोन की मूवमेंट के दौरान जो फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस कर रहा है, वो हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज है। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई करेक्ट ऑर्डर क्या है इलास्टिसिटी के हिसाब से, कौन सा कार्टिलेज ज़्यादा इलास्टिक है, कौन सा कम इलास्टिक है। तो इस लिहाज से अगर सवाल आ जाए तो हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। ये जो इलास्टिक कार्टिलेज है ना, थर्ड वाला टाइप, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, इलास्टिक होता है। उसके बाद इलास्टिसिटी जो होती है वो किसके अंदर होती है, हाइलिन कार्टिलेज के अंदर होती है। सबसे कम इलास्टिसिटी जो होती है वो फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर होती है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि भाई ये थिक है तो इसी वजह से इसके अंदर इलास्टिसिटी कम होगी। ये ऑर्डर आपको याद करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप है कार्टिलेज का, जिसको हम इलास्टिक कार्टिलेज का नाम दे रहे हैं। इलास्टिक कार्टिलेज किसको बोल रहे हैं भाई, इलास्टिक कार्टिलेज मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है। मोस्ट फ्लेक्सिबल का मतलब है इलास्टिक है, सबसे ज़्यादा इलास्टिक कार्टिलेज है। इसका रीज़न यही है कि इसके अंदर एक तो कोलाजन के फाइबर ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। ये अगर इलास्टिक ज़्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग भी होंगे। मैंने अभी अभी बताया कि जो चीज़ ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है वो चीज़ क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये इलास्टिक है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, रिच इन कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पिन ऑफ ईयर। ठीक है, कान के अंदर जो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स हैं वो किसके बने हैं, या उसके अंदर कौन सा कार्टिलेज होता है, वो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। उसके अलावा हमारा एपिग्लोटस जो कि पार्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है, फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है, तो वो भी कौन सा कार्टिलेज है, वो भी कार्टिलेज है इलास्टिक। ठीक है, लेरेंक्स के अंदर भी कौन से कार्टिलेज होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये था हमारा इलास्टिक कार्टिलेज का टॉपिक, जो कि एमडीकेट के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो है मसल्स के टाइप डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।